2026 के एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स ने दुनिया के नक्शे को ही बदल कर रख दिया और बस 1% ह्यूमन ही अनइन्फेक्टेड बचे। हम उनमें से ही कुछ सर्वाइवर को देखते हैं जिन्हें जान से मारने के लिए एक पूरी की पूरी आर्मी ही घेर लेती है, लेकिन आर्मी इन लोगों के ऊपर गोली चला पाती उससे पहले ही जमीन के नीचे से सैकड़ों इन्फेक्टेड लोग निकलकर उस आर्मी की तरफ बढ़ते हुए उन्हें चीरने फाड़ने लगते हैं। पर ये आर्मी इन सर्वाइवर को जान से क्यों मारना चाहती है, वो जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। जब हेनरी नाम का ये बंदा अपने छोटे गूंगे बहरे भाई सैम के साथ जूल और एली के रूम में घुसकर उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है। अब वैसे ही इस सीरीज का सेकंड पार्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन पर या फिर पिन कमेंट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वॉच कर सकते हो। अभी के लिए हेनरी और सैम जूल और एली को शांत रहने के लिए बोलते हैं और अपने बारे में बताना चालू करते हैं। असल में पहले के समय पर हेनरी और उसके साथी फेडरल सोल्जर्स के लिए ही काम करा करते थे, पर जब कैथरीन और उसके लोगों ने इस जगह पर तख्ता पलट करा था तो उस समय पर हेनरी वहां से भाग गया था। हेनरी का छोटा भाई सैम असल में गूंगा था, इसीलिए हेनरी उसको सारी चीजें साइन लैंग्वेज से समझाता था। शुरू से ही हेनरी ने सैम का काफी ज्यादा ध्यान रखा था और वो उसको आसपास में मौजूद ज़ॉम्बीज और आसपास में पड़ी लाशों पर ध्यान न देने को बोलता था। कैथरीन के सोल्जर से बचते हुए वो 11 दिनों तक उस बूढ़े आदमी के हाइड आउट पर रहे थे, पर बाद में कैथरीन ने उस बूढ़े आदमी को पकड़कर जान से मार दिया था। फिर उस दिन सुबह सुबह जब जूल ने कैथरीन के साथियों को जान से मारा, उस समय पर हेनरी भी उनको काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा था और अभी के लिए वो जूल और एली के पास इसी उम्मीद से आया था कि जूल और एली उसको और उसके छोटे भाई सैम को इस शहर से बाहर निकलने में मदद करेंगे। इवन जो गन वो अभी लेकर आया था उस गन में गोलियां भी नहीं थी, क्योंकि उसने आज से पहले किसी इंसान को जान से भी नहीं मारा। उसका मेन मोटिव बस यही था कि वो किसी भी तरह से सैम को सेफ रखे, क्योंकि वो जानता था कि अगर कैथरीन के लोगों ने उसको पहले पकड़ लिया तो वो उसको जान से मार देंगे। जूल भी तब उसकी मदद करने के लिए बस इसीलिए मान जाता है क्योंकि हेनरी को ही इस शहर से बाहर निकलने का रास्ता पता था और जूल को बस उसकी मदद लेकर शहर के बाहर पहुंचने तक सामने आने वाली हर मुसीबत को खत्म करना था। तब हेनरी उनको कुछ अंडरग्राउंड टनल्स के पास ले जाता है जिनमें 20 साल पहले फेडरा के सोल्जर ने काफी सारे इन्फेक्टेड लोगों को बंद करा था और तब से वो सारे इन्फेक्टेड लोग वहीं पर बंद थे। अब वैसे उन सब से तो जूल लड़ाई कर सकता था, पर अगर ऊपर वाले रास्ते से वो लोग जाते तो कैथरीन के लोग किसी भी हालत में उन लोगों को जान से मार देते। अब काफी देर तक आगे चलने के बावजूद भी उन लोगों को कोई भी ज़ॉम्बी नहीं मिलता, इसीलिए वो एक प्ले स्कूल टाइप की जगह पर रुककर आराम करने लगते हैं। उस समय पर एली और सैम तो खेल रहे थे, पर हेनरी उस समय पर जूल से बातें कर रहा था। उस समय पर वो बताता है कि असल में पहले के समय पर सैम को ल्यूकेमिया हो गया था, जिसकी दवाई सिर्फ फेडरा के सोल्जर्स के पास थी और अगर हेनरी को वो दवाई चाहिए थी तो उस समय पर उसे कैथरीन के भाई को मारना था। यही रीजन भी था कि उसने सैम की जान बचाने के लिए कैथरीन के भाई को जान से मार दिया था और कैथरीन अभी उसके पीछे नहा धो के पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं जूल भी इस बात को समझता है, क्योंकि अगर अभी सारा जिंदा होती और उसके साथ भी सेम सिचुएशन होती तो जूल भी यही हरकतें करता। वहीं कैथरीन भी अपने पुराने घर में पैरी के साथ अपने भाई को याद कर रही होती है। उसका भाई सच में काफी ज्यादा अच्छा इंसान था और फेडरा के सोल्जर असल में शहर के लोगों के ऊपर काफी ज्यादा जुल्म करा करते थे। यही रीजन था कि उसके भाई ने लोगों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करना चालू करा था और बाद में यहाँ का तख्ता पलट कर दिया था। और अगर अभी के टाइम पर वो जिंदा होता तो शायद वो हेनरी तक को माफ कर देता, पर क्योंकि हेनरी ने उसके इतने अच्छे भाई की जान ले ली थी इसीलिए कैथरीन उसको किसी भी हालत में जान से मारना चाहती थी। वहीं अब तक जूल, हेनरी, सैम और एली वो चारों भी उन टनल से बाहर आ गए थे और शहर के बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। किस्मत से उनको उस टनल के अंदर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं मिला था और वो बड़े आराम से अब शहर से बाहर निकल सकते थे। पर वो जिस घर की तरफ जा रहे होते हैं उसमें से ही अचानक से एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ गोलियां चलाने लगता है। जूल तब उस बूढ़े आदमी को रुकने के लिए इशारे भी कर रहा था, पर वो बूढ़ा आदमी तो उसकी बातों को सुनता ही नहीं है। तब जूल और बाकी सब एक गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और जूल डिसाइड करता है कि वो पीछे की तरफ से जाकर बूढ़े आदमी को जान से मार देगा और बाद में ऐसा ही होता है। जूल किसी तरह से उस बूढ़े आदमी के घर में घुस जाता है और उसको खत्म कर देता है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस बूढ़े आदमी के घर में एक रेडियो रखा हुआ था और उसमें कैथरीन की आवाज आ रही थी। मतलब कि मरने से पहले उस बूढ़े आदमी ने कैथरीन और उसके साथियों को हेनरी और सैम के बारे में बता दिया था और इस जगह पर अब जल्दी ही कैथरीन और उसके सभी साथी आने वाले थे।
तब जूल हेनरी और बाकी सबको वहां से निकलने का इशारा करता है और वो दूर से आ रहे कैथरीन और उसके सोल्जर्स के ट्रक के ऊपर फायर करने लगता है। उसने एक ट्रक के ड्राइवर को जान से मार के ट्रक को क्रैश भी करवा दिया था, पर उसके बावजूद भी वहां पर काफी सारे सोल्जर थे। उनमें से कुछ सोल्जर हेनरी, एली और सैम को घेर लेते हैं और तब तक वहां पर कैथरीन आकर हेनरी को बाहर निकलने को बोलने लगती है। हेनरी भी तब इस बात को समझ गया था कि अब यहाँ से बचकर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए वो एली से सैम को वहाँ से लेकर भागने को बोलता है और खुद कैथरीन के सामने आ जाता है। कैथरीन भी तब उसको शूट करके जान से मारने ही वाली थी कि उससे पहले ही अचानक से पास के घर में क्रैश हुआ एक ट्रक जमीन के अंदर घुस जाता है। उस जमीन के अंदर से काफी सारे ज़ॉम्बीज निकल गए थे और उस टाइम का सबसे बड़ा ज़ॉम्बी ब्लॉटर था। ब्लॉटर भी उन सभी ज़ॉम्बीज के साथ था और वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। आते ही उन सभी ज़ॉम्बीज ने कैथरीन की सेना के ऊपर ही अटैक करना चालू कर दिया था और सारे लोग उनसे लड़ने में बिजी हो गए थे। उस समय को मौका देखकर तुरंत ही हेनरी भागते हुए एली और सैम के पास चला जाता है और वो लोग भी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं। तब एली तो उस गाड़ी के अंदर घुस गई थी, पर उस समय पर हेनरी और सैम को गाड़ी के नीचे घुसना पड़ता है। जूल भी उस गाड़ी के आसपास मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को मारे जा रहा था ताकि बाकी सारे लोग उन ज़ॉम्बीज से सेफ रहें। तभी अचानक से एक छोटी बच्ची जो ज़ॉम्बी थी वो उस गाड़ी के अंदर घुस जाती है और एली को उस गाड़ी से बाहर आना पड़ता है। नीचे एक ज़ॉम्बी ने भी सैम के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन हेनरी उसको जैसे तैसे छुड़वा लेता है। तब तक उस ब्लॉटर ने भी जाकर कैथरीन के कमांडर फेरी का सर उखाड़ दिया था और अभी वो कैथरीन को मारने की कोशिश करने वाला था। अब जब तक कैथरीन और उसके बाकी सारे लोग उन ज़ॉम्बी से लड़ने में बिजी होते हैं, उस समय पर जूल नीचे आकर बाकी सबके साथ उस जगह से निकलने लगता है। लेकिन तब तक कैथरीन उन लोगों के पास वापस से आ गई थी और वो हेनरी को शूट करने वाली थी, लेकिन इस बार उसके ऊपर वो छोटी ज़ॉम्बी लड़की अटैक कर देती है और तब जूल और बाकी सारे भागकर पास के एक मोटल में चले जाते हैं, जिसके बाद वो दूसरे वाले रूम में जाकर सो जाता है और अब तक हेनरी भी सो चुका था। उस समय पर सैम काफी ज्यादा परेशान होता है, इसीलिए एली आकर उससे बातें करने लगती है। तब जाकर एली को पता चलता है कि असल में जब उस ज़ॉम्बी ने सैम के ऊपर अटैक करा था तब उस ज़ॉम्बी ने सैम के पैरों में काट लिया था। एली तब उसको शांत करवाने की कोशिश कर रही थी, पर छोटा सैम सिर्फ यही चाहता था कि एली रात भर उसके साथ जगी रहे। एली भी तब इस पर मानते हुए सैम को हक करती है, पर थोड़ी ही देर बाद उसकी आंख लग गई थी। फिर जब वो सुबह तक उठती है तो उस समय पर सैम पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था और वो एली के ऊपर अटैक कर रहा था। जैसे ही इस बारे में जूल को पता चलता है, वैसे ही वो सैम को शूट करने की कोशिश करता है, पर उसके शूट करने से पहले हेनरी खुद ही सैम को शूट कर देता है। और ये सीन सच में काफी ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि अपने हाथों से सैम को मारने का दुख हेनरी झेल नहीं पाता और वो अगले पल खुद को भी शूट करके खत्म कर लेता है। जूल और एली भी इस बात से काफी ज्यादा दुखी हो गए थे, पर अभी के लिए उन दोनों की कब्र बनाने के बाद वो लोग अपने सफर को चालू करते हैं। इसी तरह से अपने सफर पर चलते चलते उन लोगों को 3 महीने बीत चुके थे और अब सर्दियों का मौसम आ गया था। जूल तब एली के साथ एक आदमी के घर में घुस जाता है, क्योंकि उस आदमी को टॉमी के बारे में खबर हो सकती थी। पर उस आदमी से मिलने पर जूल को बस ये बात पता चलती है कि आज से काफी साल पहले टॉमी को रिवर ऑफ डेथ के दूसरी तरफ जाते हुए देखा गया था। वो पास में ही मौजूद एक बहुत बड़ी रिवर थी, जिसके दूसरी तरफ काफी सारी लाशें पड़ी हुई थी। इसीलिए यही माना जाता था कि उस जगह पर काफी सारे इन्फेक्टेड लोग हैं, जो कि इंसानों को देखते ही उन्हें जान से मार देते हैं। ये बात जानने के बाद जूल को काफी ज्यादा डर लगने लगता है और साथ ही उसको पैनिक अटैक्स भी आते हैं। लेकिन जैसे तैसे वो खुद को संभालते हुए एली के साथ अपने सफर को चालू करता है और रात के लिए वो पास की ही एक जगह पर सोने का डिसाइड करते हैं। एली असल में सैम की मौत की बात से काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसने सैम के घाव पर अपना ब्लड लगा के देखा था, जिससे सैम को कोई भी फायदा नहीं हुआ था। इसीलिए एली डाउट में थी कि उसके ब्लड से सच में वायरस की वैक्सीन बन भी पाएगी या फिर नहीं। पर जूल तब उसको उसके ऊपर भरोसा रखने को कहता है और रात में वो चुपचाप सो जाते हैं। टॉमी के जिंदा रहने की क्योंकि अभी भी थोड़ी सी उम्मीद जूल के मन में बची हुई थी, इसीलिए वो रिवर ऑफ डेथ को क्रॉस करने का डिसाइड करता है और अगले ही दिन एली के साथ एक ब्रिज की मदद से उस रिवर को क्रॉस कर लेता है। लेकिन जैसा उस बूढ़े आदमी ने बताया था, ये जगह तो उससे बिल्कुल उल्टी थी, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से साफ पानी होता है और साथ ही यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। तब जूल मैप खोलकर आगे का रास्ता देखने लगता है कि तभी अचानक से वहाँ पर काफी सारे लोग घोड़े पे आकर एली और जूल को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वो लोग एक कुत्ते की मदद से उनको चेक करते हैं कि कहीं वो लोग इन्फेक्टेड तो नहीं हैं। पर जब कुत्ता एली के पास जा रहा था तब जूल को काफी ज्यादा डर लग रहा था, पर वो कुत्ता किस्मत से पहचान नहीं पाता कि एली को पहले किसी इन्फेक्टेड इंसान ने काटा हुआ है। वो तो उल्टा एली के साथ खेलने लग गया था।
तब मारिया नाम की एक औरत उनके सामने आती है और उन दोनों के वहाँ पर आने का कारण पूछती है। तब जूल उन लोगों को अपने नाम के साथ साथ टॉमी के भी नाम के बारे में बताता है, जो सुनने के बाद मारिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तुरंत ही जूल और एली को एक एक घोड़े पर बैठाकर अपने गांव जैक्सन में ले जाती है। जैक्सन को उन लोगों ने किसी शहर की तरह बना रखा था, जहां पर चर्च, स्कूल, दुकानें ऐसे टाइम पर भी मौजूद थी। उसके चारों तरफ उन लोगों ने बड़ी बड़ी दीवारों को खड़ा कर रखा था और यहाँ पर लोग पूरी तरह से फ्री होकर जीते थे। तब गांव में जाने के बाद जूल की नजर टॉमी पर पड़ती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही तब हमें ये बात भी पता चलती है कि असल में वो लाशों वाली बात और साथ ही वो इन्फेक्टेड लोगों वाली बात, वो सारी की सारी चीजें झूठ थी और इन्हीं लोगों ने वो बातें फैलाई थी ताकि बाहर के शहरों से कोई भी इस जगह पर आने की हिम्मत ना करे। फिर खाना खाते समय जूल को ये बात भी पता चलती है कि मारिया असल में कोई और नहीं बल्कि टॉमी की बीवी थी। फायरफ्लाइज के ग्रुप को छोड़ने के बाद टॉमी इस जगह पर आ गया था और जल्दी ही मारिया को यहाँ का मेयर भी बनाया जाने वाला था। जूल वहाँ पर आ रही इलेक्ट्रिसिटी को देखकर तो सबसे ज्यादा शौक था, पर टॉमी उस समय पर बताता है कि असल में पास में एक डैम मौजूद है जिसकी मदद से ही वो इलेक्ट्रिसिटी को बनाया करते थे। टॉमी को भी यही लग रहा था कि अगर जूल उसको ढूंढते हुए आया है तो वो एली के साथ यहीं पर रहेगा, लेकिन इसी बारे में बात करने के लिए जूल टॉमी को अपने साथ पास के एक बार में ले जाता है और वहाँ पर ड्रिंक करते हुए वो दोनों बातें करने लगते हैं। तब टॉमी से बात करने के बाद जूल को ये बात तो पता चल गई थी कि फायरप्लेस के ज्यादातर मेंबर ने अपना बेस एक यूनिवर्सिटी में बनाया हुआ है, जहाँ पर पहुँचने में उन लोगों को एक हफ्ते का टाइम लगने वाला था। पर रास्ते में काफी सारे इन्फेक्टेड लोग थे और साथ ही काफी सारे लुटेरे भी थे जो कि आने जाने वाले सभी लोगों का सारा सामान लूट लेते थे। ये सारी चीजें जानने के बाद जूल चाहता था कि टॉमी भी उन लोगों के साथ उनके सफर पर जाए, पर टॉमी अभी इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि अभी के लिए मारिया प्रेग्नेंट थी और वो ऐसे में इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। इस बात से जूल थोड़ा सा नाराज हो जाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नहाने के बाद जब एली मारिया के पास बैठी होती है तो उसको जूल की बेटी सारा की मौत के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में जानने के बाद उसे जूल के लिए काफी बुरा लग रहा था। वहीं टॉमी ने एक बार जूल को वापस से ढूंढ लिया था और वो उससे फिर से बात करने लग गया था। तब जूल उसको टेस की मौत के बारे में और एली के वायरस से इम्यून होने के बारे में बताता है, जो जानने के बाद तो टॉमी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जूल बस यही चाहता था कि टॉमी किसी भी हालत में सेफली एली को उस जगह पर छोड़ आए, क्योंकि जूल अब धीरे धीरे बूढ़ा हो गया था और उसकी हालत पहले से काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसको रह रहकर पैनिक अटैक्स आया करते थे और एली के साथ सफर करते हुए ऐसे में वो उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता था। जूल से तब सारी बातें जानने के बाद टॉमी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अगले ही दिन एली के साथ उस यूनिवर्सिटी की तरफ निकलने वाला था ताकि वो एली को फायरफ्लाइज ग्रुप के पास छोड़कर आ सके, पर एली भी बाहर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन लेती है। और फिर जूल जब घर पर वापस आता है तो एली और उसकी काफी तगड़ी बहसबाजी हो जाती है, क्योंकि एली जूल को अपने फादर फिगर की तरह देखती थी और वो जूल से अलग नहीं होना चाहती थी। पर जूल अगले दिन एली को टॉमी के साथ भेजने वाला था और खुद जैक्सन गांव में ही रहने वाला था, इसीलिए एली गुस्से में जूल को बोल देती है कि वो सारा नहीं है जो कि उसकी बात मानेगी। इस बात से जूल को भी काफी ज्यादा बुरा लगा था और वो नीचे जाकर सारा को याद करते हुए सो गया था। पर क्योंकि अब एली ही उसके लिए कहीं ना कहीं सारा थी, इसीलिए जब अगले दिन टॉमी एली को लेकर निकल रहा होता है तो जूल जाकर टॉमी को जैक्सन गांव में ही रुकने को बोलता है और खुद सारा के साथ आगे के सफर पर जाता है। आगे के सफर पर उसने एली को स्नाइपर चलाना भी सिखा दिया था और कुछ दिनों की मौज मस्ती के बाद वो लोग फाइनली उस यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए थे। तब यूनिवर्सिटी के पास जाने पर उन्हें फायरफ्लाई का लोगो दिख तो जाता है, पर अंदर जाने पर उन्हें वहां पर भी कोई भी नहीं मिलता। उस जगह पर काफी सारे पर्चे और काफी सारी दवाइयां पड़ी हुई थी, जिससे ये बात तो साबित हो गई थी कि वहां पर सच में पहले के टाइम पर एक लैब थी, पर अभी के लिए वो सारे के सारे लोग किसी और लोकेशन पर मूव कर चुके थे। उस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद जूल और एली वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से बाहर उनकी नजर 4 लोगों पर पड़ती है। वो चारों लोग असल में बाहर किसी सामान की तलाश में आए थे और जूल और एली के ऊपर भी नजर पड़ते ही वो उन दोनों का सारा सामान छीन लेते। इसीलिए तो वो दोनों पीछे वाले रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं, पर उन्हीं चारों में से एक आदमी वहां पर आकर जूल से लड़ाई करने लगता है। जूल ने तब उस आदमी को जान से मार तो दिया था, पर तब तक उस आदमी ने जूल को भी स्टैब कर दिया था। तब तक वहां पर बाकी 3 जने भी आ गए थे, जिनको देखने के बाद जूल जल्दी से अपने घोड़े पर बैठता है और एली उन 3 लोगों के ऊपर फायर करने लगती है। वो दोनों वहां से बचकर निकलने में तो कामयाब हो गए थे, पर थोड़ा दूर जाते ही जूल की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो घोड़े से नीचे गिरकर बेहोश हो गया था।
ये देखने के बाद एली सच में काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए वो जैसे तैसे जूल को हिम्मत देकर पास के एक खाली गैराज में ले जाती है। जूल की हालत सच में काफी ज्यादा खराब थी और एली अभी इस हालत में नहीं थी कि वो एक और अपने पसंदीदा इंसान को खो दे। इसी के साथ कहानी यहाँ पर से पास्ट में जाती है, जब हम लोग देखते हैं कि बचपन से ही एली को एक फेडरल ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया था। एली बचपन से ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और उसके अंदर लीडर बनने के भी सारे लक्षण थे। बचपन से ही फेडरल ऑर्गेनाइजेशन वाले बच्चों को ट्रेन करा करते थे ताकि उन लोगों के बड़े होने पर जो लोग काबिल हों उन लोगों को ऑफिसर बनाया जा सके। तब एक दिन ट्रेनिंग के दौरान एली की लड़ाई बेथनी नाम की एक लड़की से हो जाती है और एली उसको इतनी बुरी तरह से मारती है कि उसके 15 टाके आते हैं। तब इस बात से एली को एक ऑफिसर डांटता भी है और बाद में एली अपने रूम में जाकर चुपचाप सो जाती है। उसके रूम में एक राइली नाम की लड़की का भी बेड था जो कि कुछ समय पहले फेडरल ऑर्गेनाइजेशन से भाग गई थी। वो एली की बेस्ट फ्रेंड थी और एली उसको भी काफी ज्यादा याद करती थी। लेकिन आज शायद किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि राइली खुद ही एली से मिलने के लिए आ गई थी और बाद में वो दोनों घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों ने एक बूढ़े आदमी की लाश के पास से अल्कोहल को चुरा लिया था और वो उसको पीने के बाद झूमते हुए फेडरल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल गए थे। राइली के आ जाने से एली को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, पर राइली से बात करके एली को पता चलता है कि एली ने फेडरल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है और अब उसने फायरफ्लाई ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। फेडरल ऑर्गेनाइजेशन में काफी ज्यादा दिक्कतें थी क्योंकि आर्मी के लोग बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करा करते थे, यहाँ तक कि लोगों को आर्मी कैंप में भरपेट खाना भी नहीं मिलता था, जबकि फायरफ्लाई ग्रुप वाले एकदम परिवार वालों की तरह रहते थे और उन्हें किसी भी हालत में दुनिया में बदलाव चाहिए था। राइली खुद भी एली से यही चाहती थी कि एली भी फायरफ्लाई ग्रुप को ज्वाइन कर ले, पर एली किसी भी हालत में फेडरल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ना चाहती थी। अभी वो दोनों इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते और एंजॉय करने के लिए पास के एक मॉल में चले जाते हैं। उस मॉल के अंदर वैसे तो इन्फेक्टेड लोग थे जिनकी वजह से ही उस मॉल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, पर क्योंकि राइली के पास एक गन भी होती है इसीलिए वो एली के साथ उस मॉल के अंदर चली जाती है। एली ने उससे पहले कभी भी मॉल को नहीं देखा था, इसीलिए राइली ने मॉल की लाइट्स को भी पूरी तरह से ऑन कर दिया था और वहाँ के नज़ारे को देखने के बाद एली तो काफी ज्यादा खुश थी। वो वहाँ के झूलों में झूलते हैं, वहाँ के आर्केड में जाकर काफी देर तक मॉर्टल कॉम्बैट खेलते हैं और बाद में अलग अलग मास्क पहनकर काफी देर तक डांस भी करते हैं। एली अभी के लिए ये चाहती थी कि राइली उसके साथ वापस से फेडरल ऑर्गेनाइजेशन में ही चली जाए क्योंकि वहां पर जाकर वो काफी ज्यादा मेहनत कर सकते थे और ऑफिसर बनने के बाद बाकी लोगों के हालातों को भी सही कर सकते थे। लेकिन उस समय पर एली को ये बात पता चलती है कि राइली को असल में पहले ही उसकी जॉब दे दी गई थी जो कि सीवेज को साफ करना था, और क्योंकि फेडरा में रहकर राइली ये काम नहीं करना चाहती थी इसीलिए वो फेडरा के कैंप से भाग गई थी। अब उन दोनों की इसी तरह की बातचीत की वजह से अंदर सोता हुआ एक ज़ॉम्बी जग जाता है, लेकिन अभी इस बारे में उन दोनों को कोई भी खबर नहीं होती। तब एली को ये बात भी पता चलती है कि असल में इतने दिनों से राइली इसी मॉल के अंदर रह रही थी और यहाँ पर रहकर उसने काफी सारे बॉम्ब्स बनाए थे। उसको फायरफ्लाई वालों ने एक मिशन दिया था कि उसे फेडरा के कैंप में जाकर इन सभी बॉम्ब्स को ब्लास्ट करना था। ये बात सुनने के बाद एली काफी ज्यादा नाराज हो गई थी और गुस्से में बाहर जाने लग गई थी, पर तभी अचानक से उसे अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है और वो भागती हुई अंदर की तरफ जाती है। लेकिन ये चिल्लाने की आवाज बस घोस्ट हाउस के एक इक्विपमेंट की वजह से थी। अब क्योंकि सच में राइली एली की काफी ज्यादा अच्छी दोस्त थी इसीलिए एली उससे एक बार वापस से जाकर बात करती है और बाद में वो राइली के पास मौजूद एक चुटकुले की किताब को पढ़कर हंसने लगते हैं। वो दोनों एक बार वापस से डांस करने लग गई थी, पर तभी अचानक से उस ज़ॉम्बी ने उनके पास आकर उन पर अटैक कर दिया था। राइली तब उससे बचने की कोशिश करती है और वो दोनों किसी तरह से उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देते हैं, पर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। उन दोनों के उस ज़ॉम्बी को मारने से पहले ही ज़ॉम्बी ने उन दोनों को लव बाइट देकर एक टैटू बना दिया था और जल्दी ही वो दोनों भी उसी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी की तरह इन्फेक्टेड होने वाली थी। अब यहाँ पर उन दोनों के पास ही दो ऑप्शन थे कि या तो वो दोनों ही अपने आप को शूट करके जान से मार ले या तो फिर साथ में रहकर तब तक अच्छे से बातें करते रहें जब तक कि वो दोनों ज़ॉम्बी नहीं बन जाते। अब क्योंकि ये उनके हिसाब से उनका आखिरी समय था इसीलिए उन दोनों ने रात भर बैठकर बात करने का डिसाइड करा था। उन दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया था, पर सुबह तक राइली तो ज़ॉम्बी बन गई थी, लेकिन एली शायद बचपन से ही किसी वजह से उस वायरस से इम्यून थी इसीलिए सुबह तक उसको कुछ भी नहीं हुआ था। अब क्योंकि उस समय पर एली ने अपनी सबसे प्यारी दोस्त राइली को खो दिया था तो अभी के लिए वो किसी भी हालत में जूल को नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए वो उसी गैराज में जाकर धुड़िया मुसिया करना चालू कर देती है और जल्दी ही उसके हाथ में एक सुई धागा लगता है। उस सुई धागे की मदद से वो जूल के पास आकर उसके घाव पर टाके लगा देती है, पर अभी भी जूल की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया था। वहीं जिस आदमी को जूल ने जान से मारा होता है
उसकी भी पूरी कम्युनिटी थी और वो सारे के सारे लोग पास में ही रहा करते थे। उनकी कम्युनिटी के लीडर का नाम डेविड होता है और वो लोग अभी अपने साथी की मौत की वजह से काफी ज्यादा दुखी थे। और उस समय पर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि जब तक सर्दी का मौसम नहीं चला जाता तब तक वो लोग जमीन को खोदकर उस आदमी की बॉडी को भी जमीन में नहीं गाड़ सकते थे। इसी बात की वजह से उस आदमी की लड़की काफी ज्यादा रो रही थी। तब डेविड जाकर उसको संभालता है और क्योंकि वो एक धर्म उपदेशक था इसीलिए वो उसको बाइबल की लाइंस पढ़कर सुनाने लगता है। वहीं अभी तक जूल का घाव पूरी तरह से पक चुका था और अभी तक भी उसको होश नहीं आया था, जिस बात से एली काफी ज्यादा परेशान होती है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी की बात यह भी थी कि उनका लाया हुआ राशन पूरी तरह से खत्म हो गया था और अगर अब उन लोगों को अपना पेट भरना था तो एली को जाकर बाहर शिकार करना पड़ेगा। एली भी तब शिकार करने के लिए बाहर चली जाती है, जहाँ पर जाने के बाद उसे किस्मत से अपने सामने एक खरगोश दिख गया था। पर वो खरगोश का शिकार कर पाती उससे पहले ही वो खरगोश वहाँ पर से भाग जाता है और अब एली के सामने एक हिरन आ जाता है। इसलिए तब एली अपनी स्नाइपर बंदूक को उठाती है और निशाना लगाने के बाद उस हिरन को शूट कर देती है। किस्मत से वो गोली जाकर हिरन के लग भी गई थी, पर हिरन के अंदर जब तक जान थी तब तक वो भागकर थोड़ा सा आगे चला गया था, लेकिन एली भी उसके गिरे हुए खून की बूंद का पीछा करके उस तक पहुंच ही जाती है। लेकिन अभी उस मरे हुए हिरन के पास उसको डेविड और डेविड का एक साथी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए भी शिकार करने के लिए आए थे। एली ने तब उनको गन पॉइंट पर ले लिया था और डेविड उससे बस यही रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उस हिरन को उसकी कम्युनिटी के लोगों के पास लेकर जाने दे, क्योंकि उसकी कम्युनिटी बड़ी थी और उसके काफी सारे लोगों को बहुत भूख लगी थी। एली भी तब हिरन का आधा हिस्सा देने के लिए मान जाती है, पर बदले में वो डेविड से इन्फेक्शन की दवाइयां मांगती है। डेविड भी तब अपने साथी से दवाई लेकर आने को बोलता है और खुद एली के साथ बैठकर बातें करने लगता है। डेविड को अब तक ये बात तो समझ आ गई थी कि असल में एली ही वो लड़की थी जिसके साथ के आदमी ने उनके एक साथी को मारा था, पर अभी वो एली से इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता और जैसे ही जेम्स वहाँ पर पेनिसिलिन लेकर आता है वैसे ही वो एली को वहाँ से जाने देता है। एली ने भी तुरंत ही जूल के पास जाकर उसके घाव पर पेनिसिलिन इंजेक्ट कर दिया था और बाद में वो उसके पास ही लेटकर सो गई थी। वहीं रात के समय में डेविड जब अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ खाना खा रहा था तो उस समय पर उसने डिसाइड कर लिया था कि अगले दिन वो जाकर एली और जूल के ठिकाने पर अटैक करेगा और जूल को जान से मार देगा। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि असल में वो हिरन अभी भी बिल्कुल वैसा ही रखा हुआ था जैसा कि डेविड और जेम्स उसको लेकर आए थे, और उसके बावजूद भी यहाँ के लोग मीट खा रहे थे जो कि पता नहीं कौन से जानवर का था। अब सुबह होते ही डेविड अपने साथियों के साथ जूल के ठिकाने की तरफ निकल गया था और उसने डिसाइड करा था कि वो जूल को जान से मारने के बाद एली को अपने साथ ले आएगा। वहीं एली जब सुबह उठकर जूल के घाव को देखती है तो लकीली उसका घाव पहले से ही काफी ज्यादा सही था, लेकिन जल्दी ही एली को डेविड और उसके साथियों के वहां आने के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए वो जूल को एक नाइफ देकर उसको थोड़ी सी हिम्मत देती है और बाहर जाकर वो अपने घोड़े पर बैठकर डेविड और उसके साथियों का ध्यान भटकाने लगती है। तब डेविड और जेम्स ने तो एली का पीछा करना चालू कर दिया था, पर उसके बाकी सारे साथी जूल के पास घर के अंदर चले गए थे। उस समय तक जूल को भी इस बात का एहसास हो गया था कि जल्दी ही उसके रूम में कोई आने वाला है, इसीलिए डेविड के आदमी के रूम के अंदर घुसने से पहले ही वो छुप जाता है। और इसके बाद जब डेविड का आदमी उसके रूम के अंदर आता है वैसे ही जूल उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी गर्दन में एक डैगर को घुसा देता है। दूसरी तरफ अब तक जेम्स ने एली को बेहोश कर दिया था और उसके घोड़े को जान से मार दिया था। वो एली को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर डेविड आकर उसे रोकता है और खुद जूल को लेकर अपने हाइड आउट पर चला जाता है। जूल ने भी डेविड के बाकी लोगों से लड़ाई करना चालू कर दिया था, जिनमें से ज्यादातर को जान से मारने के बाद वो 2 जनों को पकड़ लेता है और उनसे एली की लोकेशन के बारे में पूछने लगता है। तब वो दोनों जने भी समझ गए थे कि डेविड एली को अपने साथ अपने ही कम्युनिटी में लेकर गया होगा, इसीलिए काफी देर तक लगातार टॉर्चर होने के बाद वो लोग डेविड की कम्युनिटी की लोकेशन के बारे में बता देते हैं और जूल तुरंत ही उन दोनों बंदों को जान से मारकर उस कम्युनिटी की तरफ निकल जाता है। वहीं एली की आंख एक पिंजरे में खुलती है जिसके बाहर डेविड खड़ा होकर उसको उनके ग्रुप में शामिल होने को बोलता है, पर एली को उसके साथ किसी भी हालत में नहीं रहना था। तभी अचानक से एली नोटिस करती है कि उसके बगल वाले पिंजरे में एक इंसान का कटा हुआ कान पड़ा था, जिसको देखने के बाद एली का तो एकदम दिमाग खराब हो जाता है और उसको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई थी कि असल में डेविड अपने कम्युनिटी के लोगों का पेट भरने के लिए इंसानी मांस को भी काट कर खाता है। एली को भी जूल की भी काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, इसीलिए वो बातें करते हुए जैसे तैसे डेविड को अपने पास बुलाती है और बाद में उसकी एक उंगली तोड़ देती है, जिससे गुस्सा होकर डेविड ने भी एली की नाक तोड़ दी थी। पर एली को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था,
इसीलिए तब डेविड उसको और ज्यादा टॉर्चर करने के लिए उसको ही जान से मारने का डिसाइड करता है और अपने दोस्त जेम्स को बुलाकर वो एली को भी काटने के लिए ले जाता है। पर एली वहां पर जेम्स से झूठ बोलती है कि उसने डेविड को काट लिया है और वो इन्फेक्टेड थी। उसके हाथ पर इन्फेक्टेड लोगों का मार्क देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर गए थे और उतने में ही मौका पाकर एली ने बुचर नाइफ को छीनकर सीधा जेम्स के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे जेम्स की तो मौके पर ही मौत हो गई थी और एली वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। तब डेविड उसके पीछे जाता है, लेकिन एली एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर जेम्स की तरफ फेंकती है, जिससे जिस बिल्डिंग में वो लोग होते हैं उस बिल्डिंग में पूरी तरह से आग लग जाती है और डेविड जानबूझकर अंदर रहते हुए ही रूम को लॉक कर देता है। वो एली के साथ काफी ज्यादा गलत हरकत करने वाला था, पर एली को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए उसने पास में पड़े एक नाइफ को उठाकर डेविड को भी जान से मार दिया था। वो उसको तब तक लगातार स्टैब करती रहती है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता और बाद में फिर जब वो बाहर निकलती है तो बाहर तब तक जूल भी पहुंच गया था, जो कि एली की हालत को देखकर सबसे पहले तो उसे हक करता है और फिर बाद में वो दोनों आगे के सफर पर निकल जाते हैं। इसके साथ ही कहानी वहां पर से एक बार वापस से पास्ट में जाती है, जहां पर हम लोग एना नाम की एक प्रेग्नेंट औरत को देख पाती हैं जिसको लेबर पेन चालू हो गया था और वो इन्फेक्टेड लोगों से अपनी जान बचाने के लिए एक बिल्डिंग में घुस गई थी। उस घर में जाते ही एक ज़ॉम्बी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, पर एना अपने पास मौजूद एक डैगर की मदद से उस ज़ॉम्बी को जान से मार देती है। अब तक वैसे तो उसकी डिलीवरी भी हो चुकी थी, पर उस ज़ॉम्बी ने भी उसकी जांघ पर काट लिया था। वो देखने के बाद एना काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपने बच्चे की एम्बिकल कॉर्ड को काटने के बाद उसे लेकर बैठी रहती है। इसके बाद रात के समय में फायरफ्लाई ग्रुप और साथ ही मैरियन ने उस औरत को ढूंढ लिया था और मैरियन एना की काफी ज्यादा अच्छी दोस्त थी, इसलिए एना तब उस बच्ची को मैरियन को देती है ताकि मैरियन उसको सुरक्षित रख सके। जिसके बाद ना चाहते हुए भी मैरी को एना को जान से मारना पड़ गया था और वो उस छोटी बच्ची, जो कोई और नहीं बल्कि एली थी, उसको लेकर वापस आ गई थी। अब मैरियन क्योंकि नहीं चाहती थी कि बचपन से ही एली को काफी ज्यादा खून खराबा देखने को मिले, इसीलिए उसने पहले उसे फेडरल ऑर्गेनाइजेशन के पास ही छोड़ दिया था, पर बाद में राइली की वजह से मैरियन को एली वापस से मिल गई थी। खैर अपने सफर को चालू करते हुए वो लोग उस हॉस्पिटल के पास फाइनली पहुंचने वाले थे, जहां पर वो फायरफ्लाई ग्रुप के मेंबर एली के ब्लड से एंटीडोट बनाने वाले थे। पर अभी डेविड वाले इंसिडेंट की वजह से एली का मूड काफी ज्यादा खराब होता है और अभी के लिए वो जूल से भी सही से बात नहीं कर रही थी। जूल उस समय पर हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि वो एली का मूड सही कर सके और फाइनली जब उन्हें काफी सारे जिराफ दिखाई देते हैं तो जूल इसमें कामयाब भी हो जाता है। अब वो इसी बारे में बातें करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से आकर उन्हें दो सोल्जर्स ने घेर लिया था, जिसमें से एक तो जूल को बेहोश कर देता है और दूसरा वाला एली को अपने साथ ले जाता है। बाद में जब जूल की आंख खुलती है तो उसके सामने मैरियन थी और असल में वो दोनों सोल्जर फायरफ्लाई के ग्रुप के ही थे। मैरियन को तो लग रहा था कि शायद जूल किसी भी हालत में एली को यहाँ तक नहीं पहुँचा पाएगा, पर अब उसको जूल के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड हो रहा था। जूल तब उससे एली के बारे में पूछता है, पर यहाँ पर मैरियन से बात करने के बाद जूल को सबसे ज्यादा शॉकिंग बात पता चलती है। असल में जब एली का जन्म हुआ था तो उस समय पर उसके एम्बिकल कॉर्ड की वजह से कुछ कॉर्टिसेप्स उसके दिमाग में चले गए थे, जो कि बचपन से ही उसके दिमाग के साथ बड़े होते आए थे और ये वायरस असल में उन्हीं कॉर्टिसेप्स की वजह से फैल रहा था। पर किसी के बड़े होने के बाद जब वो कॉर्टिसेप्स उसकी बॉडी के अंदर एंटर करते थे तो उसको इन्फेक्टेड कर देते थे, पर क्योंकि वो कॉर्टिसेप्स एली के दिमाग में बचपन से ही पल रहे थे इसीलिए वो एली को भी एक कॉर्टिसेप्स समझते थे और यही रीजन भी था कि क्यों एली के ऊपर ज़ॉम्बी के काटने के बाद भी कोई भी असर नहीं पड़ता था, क्योंकि ज़ॉम्बी काटने के बाद इंसानों के अंदर अपने कॉर्टिसेप वायरस को ही इंजेक्ट करता था, पर एली के अंदर तो वो वायरस बचपन से ही पल रहा था और क्योंकि अब उस वायरस की दवाई बनानी थी इसीलिए एली के दिमाग से उन कॉर्टिसेप्स को निकालना पड़ेगा, पर उन कॉर्टिसेप्स को निकालने के दौरान एली की मौत हो जाएगी। जूल को जैसे ही ये बात पता चलती है वैसे ही वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, पर मैरियन उसकी एक भी बात को नहीं सुनती और अपने दो सोल्जर के साथ जूल को बाहर भेजने लगती है, क्योंकि बेशक से एना ने मैरियन को उसकी बेटी की जान बचाने के लिए बोला था, पर एली की वजह से पूरी दुनिया को बचाया जा सकता था, इसीलिए मैरियन उसको जान से मारना चाहती थी। अब तक काफी सारे डॉक्टर की टीम्स भी आ गई होती है जो कि एली के ऊपर सर्जरी परफॉर्म करने वाली थी, पर उसी बीच में नीचे जाते हुए जूल उन दोनों सोल्जर में से एक की गन को छीन लेता है और उन दोनों सोल्जर को जान से मार देता है, जिसके बाद ऊपर जाते ही उसने एली के पास मौजूद सर्जन को ही जान से मार दिया था
और बाद में वो एली को उठाकर नीचे मौजूद गाड़ी के पास ले गया था। लेकिन तभी अचानक से उसके पास मैरियन आ जाती है, जो कि एली के दिमाग से कॉर्टिसेप्स निकालने के फायदे बता रही थी। लेकिन जूल को तो उन्हें सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, और जूल क्योंकि ये बात भी जानता था कि अगर मैरियन जिंदा रही तो वो वापस से एली के पीछे जरूर आएगी, इसीलिए उसने मैरियन को भी जान से मार दिया था और वो एली को वहां से लेकर निकल गया था। इवन रास्ते में जब एली को होश आता है तो जूल से सारी चीजें जानने की कोशिश करती है, लेकिन जूल उसको झूठ बोल देता है कि काफी सारे लुटेरों ने उस जगह पर अटैक कर दिया था और इसीलिए जूल को किसी तरह से एली को वहां से लेकर भागना पड़ा। एली को ये बातें पूरी तरह से हजम तो नहीं हो रही थी, पर अभी के लिए वो जूल से इस बारे में कंफर्मेशन लेती है और बाद में वो लोग टॉमी के शहर यानी कि जैक्सन शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। जैक्सन शहर के अंदर जाने से पहले एली ने जूल से एक बार वापस से पूछा था कि फायरफ्लाई ग्रुप के साथ अभी जो भी हुआ उसमें जूल का कोई हाथ है या फिर नहीं, पर जूल उससे तब भी झूठ बोलता है क्योंकि वो जानता था कि अगर एली को ये बात पता चलेगी कि उसके मरने से पूरी दुनिया को बचाया जा सकता था और उसके बावजूद भी जूल ने उसकी जान बचाई तो एली को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। इसीलिए अभी वो उससे झूठ बोलने के बाद उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उससे सारा के बारे में बात करना चालू कर देता है और उसे बताता है कि अगर सारा यहाँ पर मौजूद होती तो वो एली को काफी ज्यादा पसंद करती, क्योंकि एली हमेशा लोगों को हंसाने का काम करा करती थी। तब एली भी फाइनली जूल को ये बात बता देती है कि असल में उसने सबसे पहले जिसको मारा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड राइली थी। उस रात इन्फेक्टेड होने के बाद वो दोनों साथ में बैठे हुए थे, पर बाद में राइली एक ज़ॉम्बी में बदल गई और एली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगी। इसीलिए तब मजबूरन एली को राइली को जान से मारना पड़ा, पर बाद में एली को मैरियन ने ढूंढ लिया और वो उसे अपने साथ ले गई। जूल तब एली से पुरानी बातों को भूलने को बोलता है, पर एली वहां पर जूल को कसम खाने को बोलती है कि फायरफ्लाई ग्रुप के साथ जो भी हुआ उसमें जूल का कोई भी हाथ नहीं था। ये बात सुनने के बाद जूल पूरी तरह से शांत हो जाता है। अब क्या जूल एली को सच्चाई बताएगा और एली सब कुछ जानने के बाद जूल के साथ कैसा बिहेव करेगी? और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अब दुनिया को बचाने का कोई और रास्ता है भी या फिर नहीं? इन्हीं सब सवालों के साथ इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसके सीजन 2 में जानने को मिलेंगे, जो कि 2025 में ही इसी मंथ में रिलीज हुआ था। तो अगर आप लोगों को इस सीरीज के दोनों पार्ट पसंद आए थे तो मैं इसके सीजन 2 की कहानी को भी जल्दी ही आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। पर मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर किसी और सीरीज की तरफ मूव करना चाहिए। बाकी उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना। मैं इसी तरह की और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।